नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, दुनिया भर की हर बड़ी खबर के साथ। और जैसा कि आपको पता है कि दुनिया पहले जैसी नहीं रह गई है। अमेरिका अपनी ताकत और अकड़ दिखा रहा है, दुनिया पर दादागिरी दिखा रहा है। पूरी दुनिया परेशान है। दुनिया को टैरिफ वॉर के बीच में लाकर अमेरिका ने खड़ा कर दिया है। इसके अलावा वहां के राष्ट्रपति तानाशाही रास्ते पर चल पड़े हैं। पूरी दुनिया में नए समीकरण बदल रहे हैं, पूरी दुनिया में नई रणनीति बन रही है, नया वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है। इसलिए वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया की हर एक हलचल, हर बड़ी खबर, जिससे सीधा आपका सरोकार है, सीधा पूरा दुनिया का सरोकार है। ये देखते हैं वर्ल्ड नाउ में आज जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी अमेरिका की, जहां लोकतंत्र और मानवाधिकारों की दुहाई दी जाती है। वहीं मिनियोपोलिस में सड़कों पर गोलियां लोकतंत्र से पहले और ज्यादा बड़ी हो गई। ट्रंप के आदेश पर भेजे गए संघीय एजेंट्स ने एक अमेरिकी नागरिक को गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया। यह कोई पहली घटना नहीं है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इमिग्रेशन अभियान के दौरान यह दूसरी बार है जब फेडरल एजेंट्स ने सरेआम बिना युद्ध के, बिना कोर्ट ऑर्डर के एक आम नागरिक की जान ली है। सवाल सीधा है, क्या अमेरिका अब कानून वाला देश नहीं रहा? क्या इमिग्रेशन के नाम पर गोली चलाने की नई पॉलिसी बन चुकी है? क्या ट्रंप के अमेरिका में संदेह की मौत की सजा है? यानी कोई पूछताछ नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई कचहरी नहीं, सीधा गोली मारने का आदेश। वर्ल्ड नाउ में अमेरिका की सच्चाई गोली के धुएं के बीच क्या है, आपके सामने रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे 15 मिनट का फैसला, सीक्रेट डील और वेनेजुएला में तख्तापलट। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो फिलहाल अमेरिका की गिरफ्त में है, अमेरिका की जेल में है। लेकिन असली सवाल यह है कि उस रात आखिर वेनेजुएला में क्या हुआ। कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। तख्ता पलट वाली उस रात का एक ऑडियो लीक हो गया है, जिसमें 15 मिनट के भीतर लिए गए फैसलों, बैकडोर बातचीत और सत्ता पलटने की पूरी स्क्रिप्ट के संकेत हैं। कौन था पर्दे के पीछे, किसने दी हरी झंडी, और क्या पहले से तय थी सत्ता की अदला बदली? और किसको कहा गया कि 15 मिनट के अंदर पूरी कैबिनेट को गोली मार दी जाएगी? निकोलस मादुरो, उनकी पत्नी को भी मार दिया गया है। आखिर इस ऑडियो के लीक होने से अमेरिका का असली चेहरा कैसे उजागर हुआ है, आपको दिखाएंगे। आगे बात करेंगे वर्ल्ड नाउ में सीक्रेट डील से लेकर सत्ता के पतन तक की पूरी टाइमलाइन, हर वो परत जो अब तक छिपाई गई लेकिन कैसे अमेरिका की असलियत दुनिया के सामने आ गई। ट्रंप की सीक्रेट फाइल्स क्या कहती है। फिर वर्ल्ड नाउ में बात होगी रूस यूक्रेन जंग की। जंग को रोकने की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा। अबू धाबी में रूस यूक्रेन के बीच चली हाई प्रोफाइल बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। शांति की मेज पर शांति की बात नहीं बन पाई और जंग का मैदान फिर से सुलग गया। वार्ता खत्म होने की कुछ ही घंटों के बाद रूस ने कीव पर ड्रोन और मिसाइल से हमले कर दिए। राजधानी कीव में एक बार फिर से बहुत बड़ा धमाका हुआ। 12 लाख से ज्यादा घरों में बिजली गुल हो गई है। कई लोग घायल हो गए हैं, कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। सवाल यह है, जब बातचीत बेनतीजा और हमले तेज हो जाए तो क्या शांति की कोई गुंजाइश बचती है, या फिर जंग का चक्र रूस यूक्रेन के बीच यूं ही चलता रहेगा? आखिर अबू धाबी में वार्ता क्यों टूटी? रूस के हमले का मैसेज क्या है, और आगे यूक्रेन संकट किस मोड़ पर जाता दिख रहा है, डिटेल से आपके सामने रखेंगे। फिर वर्ल्ड नाउ में बात होगी उस समझौते की जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक ऐसे ऐतिहासिक करार का आगाज जो सिर्फ ट्रेड डील नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को नया आकार देने की कोशिश है। 200 करोड़ लोगों के बीच दुनिया का सबसे बड़ा बाजार, पूरी दुनिया की जीडीपी का 1/4 हिस्सा, यूरोपीय यूनियन के 27 देश और भारत का बाजार दोनों एक होने जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल मार्केट विंडो यूरोपीय संघ और दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत, जब दोनों एक ही टेबल पर आए तो सवाल सिर्फ कारोबार का नहीं होता है, सवाल होता है रणनीति, सप्लाई चेन, अमेरिका की मोनोपोली और चीन पर डिपेंडेंसी तोड़ने का। क्या यह डील भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगी? क्या यूरोप को मिलेगा एक भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक पार्टनर? इसे क्यों कहा जा रहा है मदर ऑफ डील्स, और इसे चीन और अमेरिका क्यों हलाकान है? पाकिस्तान का मैं जिक्र नहीं करना चाहता, पाकिस्तान की औकात नहीं है कि पाकिस्तान को इस बड़े डील के बीच में लाया जाए, इसलिए मैंने पाकिस्तान का नाम भी स्क्रिप्ट में नहीं लिखा। इन खबरों को देखते हैं डिटेल से। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ में तमाम खबरों को। मिनियापोलिस में ट्रंप के भेजे गए आइस एजेंट्स ने एक और अमेरिकी नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी। ये कोई नई बात नहीं है और ये पहली खबर नहीं है। ये तस्वीर आप देखिए, जो इस तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। आइस एजेंट्स किस तरह से बीच सड़क पर गुंडों की टोली की तरह एक्ट करते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के भेजे हुए वो एजेंट्स हैं जो बीच सड़क पर हाथापाई करते हैं।
अमेरिकी नागरिकों से भिड़ते हैं, उन्हें गोली मारते हैं और मौत की सजा देते हैं। अमेरिका में रहना अब आसान नहीं रह गया। कड़कड़ाती सर्दी के बीच आइस एजेंट्स का कहर टूट पड़ा है और आइस एजेंट्स एक एक व्यक्ति को किस तरह से चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं, इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए। मिनियापोलिस में जो ये घटना सामने आई है, कैसे डोनाल्ड ट्रंप के भेजे गए इन एजेंट्स ने जो गुंडों की तरह एक व्यक्ति पर टूट पड़ते हैं, 12-12, 15-15, 20-20 एजेंट्स, और किस तरह से गोली मार दी जाती है घेर कर। यह तस्वीर आप देखिए। और ये तस्वीर आप देखिए जिसमें आइस एजेंट्स ने किस तरह से घेर रखा है एक व्यक्ति को और बीच सड़क पर कैसे पिस्टल निकालकर उस पर, ये देखिए कैसे पिस्टल निकालकर उस पर फायर किया जा रहा है और फायरिंग के बाद वो शख्स वहीं दम तोड़ देता है और साथ में जो परिवार के लोग रहते हैं वो रोते बिलखते रह जाते हैं। बीच सड़क पर इससे बड़ी गुंडागर्दी का कोई और सबूत नहीं हो सकता है। यह तस्वीर आपको अंदर से हिला देगी। ये वही अमेरिका है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों की दलील देता है, लेकिन अमेरिका की सड़क पर कोई कानून नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई अदालत नहीं है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का कानून है, डोनाल्ड ट्रंप के एजेंट्स हैं और बीच सड़क पर दम तोड़ती मानवता है। वेस्टर्न मीडिया जो दुनिया भर के देशों को, स्पेशली भारत में, भारत की सरकार को मानवाधिकारों के नाम पर क्वेश्चन करने का साहस करती है और आज की तारीख में भी हिंदू मुसलमान के नाम पर वेस्टर्न मीडिया भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाती है। लेकिन वो वेस्टर्न मीडिया शायद ये नहीं देख पा रही कि डोनाल्ड ट्रंप के एजेंट्स बीच सड़क पर दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और समृद्ध लोकतंत्र में कैसे बीच सड़क पर एक व्यक्ति को मौत की घाट उतारते हैं। जरा फुल वीडियो देखिए आप, कैसे एक व्यक्ति को घेर कर डोनाल्ड ट्रंप के एजेंट्स ने बीच सड़क पर गोली मार दी। इतनी बर्बरता, इतनी अमानवीयता तो पाकिस्तान की सड़कों पर भी नहीं होता, अफगानिस्तान की सड़कों पर भी नहीं होता, नॉर्थ कोरिया में भी नहीं होता, लेकिन ये ट्रंप के रिजीम में हो रहा है। ट्रंप दुनिया के लिए पीस बोर्ड बनाना चाहते हैं। मैं डोनाल्ड ट्रंप को कहना चाहता हूं, पहले अमेरिका के लोगों को पीस बोर्ड की जरूरत है। फेडरल एजेंट सरेआम आम नागरिकों को गोली मार रहे हैं बीच सड़क पर। मिनियापोलिस के 8th स्ट्रीट इलाके में फेडरल एजेंट्स ने 37 साल के अमेरिकी नागरिक एलेक्स जेफरी प्रेटी को गोली मार दी। तस्वीर आपके सामने है, परिवार के सामने। एजेंट के साथ झड़प के दौरान प्रेटी को पहले आंखों में पेपर स्प्रे मारा गया, फिर जमीन पे धकेला गया और अंततः गोली नहीं मारी गई, गोलियों से भून दिया गया। एक के बाद एक पॉइंट ब्लैंक रेंज से 10 गोलियां दागी गई सीने में। कैसे 6 फेडरल एजेंट्स एक व्यक्ति प्रेटी को बेरहमी से जमीन पर पटक देते हैं और उसके बाद शुरू होता है गुंडागर्दी का नंगा नाच, ट्रंप प्रशासन की तानाशाही। आइस एजेंट्स अगर कुछ कर रहे हैं तो आप उनको रोक नहीं सकते। अगर आपने विरोध भी किया या हाथ भी ऐसे ऊपर करने की कोशिश की तो आपके ऊपर गोली चला दी जाएगी। निर्लज्जता तो यह है कि ट्रंप प्रशासन इसे डिफेंड कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इसे डिफेंड कर रहे हैं। मिनियापोलिस जल रहा है, अमेरिका का यह शहर बदला मांग रहा है, विरोध गूंज रहा है। इसी बीच एक महिला जो पूरी घटना को मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी, वो लगातार चीख रही है, वो लगातार कह रही है व्हाट इज रॉन्ग विद यू, यानी ये आप लोगों को क्या हो गया है, किस तरह का पागलपन है। 3 मिनट के इस वीडियो में हालात पल पल बिगड़ते जा रहे हैं। महिला बार बार सदमे में चिल्ला रही है, उसकी आवाज में डर भी है, गुस्सा भी है और सिस्टम के खिलाफ अब सीधा सवाल भी है। अमेरिका के मिनीसोटा राज्य में इस घटना के बाद पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है। डोनाल्ड ट्रंप सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य की डेमोक्रेट सरकार जो है वो ऐसी घटनाओं को बढ़ा रही है।
उन्होंने इस घटना को भ्रष्टाचार छिपाने के लिए कवर अप बताया है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि स्थानीय नेता संघीय अधिकारियों के काम में रोड़ा अटका रहे हैं। लेकिन मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, अगर कोई काम में रोड़ा भी अटकाएगा तो देश में अदालतें होती हैं, देश में पुलिस स्टेशन होते हैं, कचहरी होती है, न्याय का सिस्टम होता है। बीच सड़क पर गोली मारने का कानून सिर्फ नॉर्थ कोरिया में होता होगा। अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया हो गया तो इससे ऐसा भी एक बिल आपको पास कर देना चाहिए और कह देना चाहिए कि आज से अमेरिका का ऑफिशियल नाम नॉर्थ कोरिया है और हमारा संविधान में नॉर्थ कोरिया से कॉपी कर लिया जाएगा। इस घटना के बाद होम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का दावा है कि सीमा गश्ती अधिकारियों ने एक शख्स को गोली इसलिए मारी क्योंकि वो 9mm का सेमी ऑटोमेटिक बंदूक लेकर उनकी ओर बढ़ रहा था। जमीन पर गिरा हुआ आदमी उनकी ओर बढ़ रहा था। तस्वीर मैंने आपके सामने रख दी है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये रैनीगुड की तस्वीर है, वो जो दूसरी वाली, और ये ताजा तस्वीर है। ये रैनीगुड की तस्वीर आप देख रहे हैं जिस दिन रैनीगुड को गोली मारी गई थी। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि प्रेटी के पास 9mm की सेमी ऑटोमेटिक बंदूक थी और इस वजह से फायरिंग की गई, लेकिन कहानी यहीं उलझ जाती है। अधिकारियों ने यह साफ नहीं किया कि प्रेटी ने बंदूक दिखाई भी थी। एपी द्वारा हासिल किए गए घटना के वीडियो में कोई भी बंदूक नजर नहीं आती है। तो सवाल यह है कि अगर हथियार दिखे ही नहीं तो फिर गोली चलाने का फैसला किस आधार पर लिया गया? सिर्फ संदेह के आधार पर? सिर्फ संदेह के आधार पर किसी को गोली मार देना क्या लोकतंत्र में जायज है? यह तानाशाही नहीं तो फिर और क्या है? अब एलेक्स जेफरी के बारे में भी जान लीजिए, जिन्हें बीच सड़क पर गोली मार दी गई। ये व्यक्ति हेल्थ केयर वर्कर थे। जी हां, अमेरिका के लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करते थे। वेटरन्स अफेयर्स या वीए अस्पताल में आईसीयू नर्स, समाज और मरीजों के लिए समर्पित, लेकिन ट्रंप की नजर में एक अपराधी जिसे बीच सड़क पर गोली मार दी जानी चाहिए। संघीय अधिकारी की गोली से इनकी मौत हो गई। मरीजों की जान बचाने के लिए समर्पण और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक माने जाते थे। लोगों की मदद करना उनके जीवन का मकसद था। परिवार का बयान भी आया है। उनका कहना है कि एलेक्स बेहद संवेदनशील और केयरिंग इंसान थे, अपने पेशे को सेवा मानते थे। परिवार को गोलीबारी की सूचना सबसे पहले एक रिपोर्टर के फोन पर दी गई। यानी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने यह भी जरूरी नहीं समझा कि उनके घर वालों को फोन करके इस बात की जानकारी दी जाए। रिपोर्टर ने कहा कि हमारे पास एक वीडियो है, इसमें जो व्यक्ति मरा हुआ दिख रहा है वो आपका बेटा लग रहा है। यह शब्द सुनते ही परिवार बेसुध हो गया, जमीन पर गिर पड़ा। वीडियो देखा गया और चेहरे और कपड़ों और हुलिये से शक गहराने लगा कि मरने वाला उनका बेटा ही है। इसके बाद परिवार ने मिनेसोटा के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ से सन्नाटा मिला। मृतक के पिता माइकल प्रीटी ने कहा कि मुझे किसी से कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। पुलिस कहती रही कि बॉर्डर पेट्रोल को फोन करो। अस्पताल किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। एक पिता अपने बेटे की जिंदगी या मौत की पुष्टि के लिए दर दर भटकता रहा, लेकिन ट्रंप प्रशासन सोता रहा। सिस्टम की दीवारें जवाब देने को तैयार नहीं थी। ट्रंप ने खुद हत्या करवाई, लेकिन ट्रंप के अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं थे। टूटे हुए परिवार ने खुद हेनेपिन काउंटी मेडिकल एग्जामिनर को फोन किया। मेडिकल एग्जामिनर ने नाम और हुलिये के आधार पर पुष्टि कर दी, गोलीबारी में मिला शव उनके बेटे का ही था। इसी के साथ अमेरिका में एक परिवार बिखर गया, टूट गया, खत्म हो गया। अब उनके परिवार के मुताबिक एलेक्स वेटरन अफेयर्स अस्पताल में आईसीयू नर्स थे। परिवार के लोगों का कहना है कि एलेक्स अपने शहर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आवेदन संबंधी सख्ती से बहुत दुखी भी थे। अमेरिका में लोकतंत्र और मानवाधिकार के दावों को कुचला जा रहा है और एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। शांतिपूर्ण विरोध, इंसाफ की मांग और बदले में मौत। इलिनॉइस में जन्मे अमेरिकी नागरिक एलेक्स प्रेटी, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और अमेरिका में ही जन्म हुआ था, वो आज विद्रोह का सबसे बड़ा नाम बन चुके हैं, सवाल बन चुके हैं। बेशक वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब वो एक मशाल बन चुके हैं। और लोग ये पूछ रहे हैं क्या किसी सरकार के खिलाफ कोई सवाल पूछना भी अपराध है, और इतना बड़ा अपराध है कि उसे बीच सड़क पर सजाए मौत दी जाए। इसी महीने की शुरुआत में डिपोर्टेशन और सीमा शुल्क कानून प्रवर्तन यानी कि आइस एजेंट के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में एलेक्स प्रेटी भी शामिल हुए थे। यह वही प्रदर्शन था जो रैनीगुड के हत्यारे के बाद सड़क पर उतरे गुस्से की आवाज थी। एलेक्स के लिए एक सिर्फ विद्रोह नहीं था, यह इंसाफ के साथ खड़ा होने का एक तरीका था। एलेक्स के पिता जो है माइकल प्रीटी, उनका कहना है मिनियोपोलिस से लेकर पूरे अमेरिका में आइस जो कर रहा है उससे मेरा बेटा बहुत दुखी था, जैसे लाखों दूसरे अमेरिकी दुखी हैं। उनका मानना है कि विरोध करना दूसरों के प्रति परवाह दिखाने का एक जरिया होता है। ये मानवीयता का, इंसानियत का एक जरिया है। परिवार को गोलीबारी की सूचना सबसे पहले एक रिपोर्टर के फोन पर मिली। उन्होंने वीडियो देखा और उसके बाद बताया कि उनका बेटा
जैसा लग रहा है हुलिये की तरह, उससे बीच सड़क पर गोली मार दी गई है। लेकिन आप देखिए कि अमेरिका में अगर प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं, किसी तरह की परवाह दिखाते हैं, तो सीधे इसकी कीमत आपको जान से देनी पड़ेगी, क्योंकि एलेक्स ब्रिटी जिनकी हत्या हुई है वो कोई अपराधी नहीं थे। अदालती रिकॉर्ड भी साफ कहता है, ना कोई आपराधिक इतिहास, ना पुलिस से कभी टकराव। परिवार के मुताबिक ट्रैफिक चालान के अलावा उनका कोई कानून प्रवर्तन से कोई लेना देना नहीं था। फिर भी एक अमेरिकी नागरिक अपने ही देश में अपने ही सैनिकों द्वारा मारा गया, बीच सड़क पर चेज करते हुए। अब इस तरह से अमेरिका में आइस एजेंट्स के खिलाफ प्रदर्शन तेज होती जा रहे हैं। 6 और 7 जून साल 2025 में लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। एक साल से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। 12 जून 2025 में आ जाइए, अमेरिका में इमिग्रेंट्स विरोध प्रदर्शन लॉस एंजल्स में हुआ। आइस छापेमारी के खिलाफ प्रदर्शन हुए। फिर इसके बाद अलग अलग शहरों में आइस और ट्रंप के कड़े प्रवासन नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। लोगों ने नो किंग्स के नारे लगाए, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए। 18 सितंबर को आ जाइए 2025, न्यूयॉर्क सिटी में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। आइस हिरासत केंद्र के बाहर भारी जो विरोध है वो देखा गया। करीब 70 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें आइस ऑफिस के बाहर जो डिपोटेशन सेंटर है उसके बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। जुलाई और अगस्त 2025 में आ जाइए, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और प्रवासियों की रिहाई की मांग ये कर रहे थे। अक्टूबर नवंबर में भी यही हुआ। शिकागो जैसे शहर में प्रदर्शन हुआ, आइस के खिलाफ हुआ। दिसंबर में भी प्रदर्शन हुआ। सैन फ्रांसिस्को में प्रदर्शन हुआ भारतीय मूल की 73 वर्षीय हरजीत कौर के लिए, जो आइस हिरासत में लिए जाने के बाद काफी घबरा गई थी। 7 जनवरी 2026 आ जाइए, मिनियापोलिस आइस एजेंट्स ने 37 साल की एक रेनी गुड को बीच सड़क पर कार के अंदर बैठे पॉइंट ब्लैंक रेंज से ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया। और उसके बाद 10 जनवरी 2026 को पूरे अमेरिका में राष्ट्रीय स्तर पर इसके बाद प्रदर्शन हुआ। आइस आउट फॉर गुड नाम के नारे लगाए गए। मिनियापोलिस उबल पड़ा। कई बड़े शहरों में प्रदर्शन होने लगे। बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, ऑस्टिन में बहुत बड़े बड़े मार्च हुए। आइस को पूरी तरीके से खत्म करने की मांग हुई। फिर आ जाइए 24 जनवरी 2026, एलेक्स जेफरी प्रिटी, जिसकी कहानी मैंने अभी आपको बताई। मिनियापोलिस में इमिग्रेशन अधिकारियों ने बीच सड़क पर पटक कर, घेर कर 6 से 8 एजेंट्स ने हाथापाई मारपीट करने के बाद ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया। और 1-2 गोलियां नहीं मारी गई, 10 गोलियां दागी गई, वो भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से। क्या ये लोकतंत्र है? क्या डोनाल्ड ट्रंप सही तरीके से अमेरिका को चला रहे हैं? आइस के ऑफिसेस और अधिकारियों को कई बार हिंसा, हमलों और विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आइस एजेंट्स का तरीका सही नहीं है। जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई वही तस्वीर रखिएगा स्क्रीन पर प्लीज, पीसीआर। बीच सड़क पर एक व्यक्ति को गुंडों की तरह घेर कर मारना, यह कौन सा कानून है? फिर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अरे भाई हमारे काम का बड़ा विरोध हो रहा है, आइस एजेंट्स को बड़ी नफरत का सामना करना पड़ रहा है। अरे भाई, आप बीच सड़क पर अमेरिकियों की जान लेंगे, लोगों की जान लेंगे, नागरिकों की जान लेंगे, और आप कहेंगे कि आपका विरोध भी नहीं होना चाहिए। यानी अमेरिका के लोग कहें आ बैल मुझे मार। और ये अब से नहीं हो रहा है, 2019 से हो रहा है। मैं आपको बता देता हूं, 2019 आइस एजेंट्स के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिसी लगातार डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में आने के बाद से देखी जा रही है। 2019 की खबर है, टैकोमा वाशिंगटन में आइस डिटेंशन सेंटर पर अटैक हुआ। हमलावर ने फायरिंग की, आगजनी की कोशिश की, लेकिन पुलिस मुठभेड़ में उसे मार गिराया गया। 2020 में आ जाइए, पोर्टलैंड ऑरेगन में जॉर्ज फ्लॉयड आंदोलन के दौरान आइस बिल्डिंग पर पथराव, तोड़फोड़, आगजनी की कोशिश की गई, और इस बार तो कई दिनों तक हिंसक प्रदर्शन जारी रहे। 2020 में सिएटल वाशिंगटन में आइस और फेडरल बिल्डिंग के बाहर खिड़कियां तोड़ी गई, ग्राफिटी की गई, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। 2021 में आ जाइए, सैन एंटोनियो टेक्सास में जान से मारने की धमकी दी गई, आइस एजेंट्स को ऑफिस की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। फिर अब आ जाइए 2022, यहां पर रिजीम चेंज हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि 2021 तक डोनाल्ड ट्रंप थे, उसके बाद जो बाइडेन आए थे। लेकिन जो बाइडेन के आने के बाद भी हालात नहीं संभले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने स्थिति बहुत बिगाड़ दी थी। बफलो न्यूयॉर्क आइस फील्ड ऑफिस के बाहर बहुत भयानक प्रदर्शन हुआ, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई।
हालांकि जो बाइडेन रिजीम में ये प्रदर्शन कम हुए। 2022 के बाद सीधे 2023 में लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में आइस कार्यालय के बाहर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। कुछ मामलों में नारेबाजी भी हुई और सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया। फिर आ जाइए 2024 सैन एंटोनियो टेक्सास, आइस ऑफिस पर ताबड़तोड़ पेट्रोल बम फेंके गए। तो ये जो दो हमले आपने 22, 23 और 24 तीन हमले आप देखे, खबरें देखी, तीन ये बाइडेन रिजीम के थे। अब 25 से वापस से ट्रंप की एंट्री होती है। अब देखिए कैसे ये मामले बढ़ते हैं। 2025 लॉस एंजल्स आइस ऑफिस के बाहर हिंसक झड़प। फिर 2025 में जुलाई में अल्वराडो टेक्सास में आइस डिटेंशन सेंटर पर हमला, पुलिस ऑफिसर घायल। फिर जुलाई 2025 में सैन एंटोनियो टेक्सास में एक व्यक्ति ने आइस कार्यालय पर हमला किया। हमलावर ने कार्यालय की खिड़कियों पर गोलीबारी की। और 2025 के बाद 2026 की स्थिति आप देख रहे हैं। जो अमेरिका दुनिया को लोकतंत्र का ज्ञान देता है, दुनिया भर के देशों पर हमला करता है सिर्फ इसलिए कि हम लोकतंत्र स्थापित कर रहे हैं, वहां हम लोगों की रिजीम को ला रहे हैं। ईरान को क्या कहता है अमेरिका? आप फांसी देंगे तो हम आप पर हमला करेंगे, अगर आप विरोध करने वालों को रोकेंगे तो हम आपको बताएंगे लोकतंत्र कैसे चलता है। तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, ये क्या हो रहा है? वो तो फांसी देने की तैयारी कर रहे हैं, आप तो बीच सड़क पर भून दे रहे हैं लोगों को, वो भी बगैर किसी अदालती कार्रवाई के। अमेरिका का खोखला लोकतंत्र और अमेरिका का झूठा ज्ञान और वेस्टर्न मीडिया का दुनिया भर में मानवाधिकारों को लेकर फर्जी सवाल, सब कटघरे में। अमेरिका में विरोध को देशद्रोह समझा जाता है, पूरी मीडिया खामोश है अमेरिका की। और सहमति को कुचलने के लिए हथियारबंद एजेंसियों को उतार दिया जाता है। आइस एजेंट्स के नाम पर पूरे देश में गुंडागर्दी का एक अंतहीन सिलसिला डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू कर दिया है। आइस का पूरा नाम है इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट। 2003 में इसकी स्थापना की गई। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी डीएचएस के अंतर्गत आता है। जो मुख्य काम है वो ये अवैध इमिग्रेशन पर कार्रवाई करना, गैर कानूनी प्रवासियों की गिरफ्तारी करना और डिपोर्टेशन करना, इमिग्रेशन कानूनों का प्रवर्तन सीमा के भीतर जांच करना, छापेमारी करना, मानव तस्करी, ड्रग्स और फाइनेंशियल क्राइम्स पर कार्रवाई करना। लेकिन मुझे ये तो कहीं नहीं लिखा गोली मारना, कहीं इस कानून में लिखा हो। अगर आपको दिखाओ तो आप बताएं मुझे, क्या कहीं लिखा है गिरफ्तारी और कार्रवाई के अलावा गोली मारने की बात कही गई हो? इसके दो प्रमुख शाखाएं, एचएसआई होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस और ईआरओ इन्फोर्समेंट एंड रिमूवल ऑपरेशंस, जो गिरफ्तारी, हिरासत और डिपोर्टेशन का काम देखती है। अब बस काम इतना ही है कि अवैध नागरिकों को पकड़ना है, उनको ढूंढना है, उनको अरेस्ट करना है, उनको डिपोर्टेशन सेंटर ले जाना है और वहां से उनको उनके नेटिव प्लेस पर डिपोर्ट कर देना है। लेकिन कार्रवाई का तरीका देखिए, सख्त छापेमारी, हिरासत केंद्रों में मानवाधिकारों का उल्लंघन का आरोप, महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, रेनी गुड की हत्या हो या एलेक्स प्रिटी की मौत, सवाल सिर्फ एक है, क्या अमेरिका अब लोकतांत्रिक देश नहीं रह गया है? अमेरिका एक तानाशाह मुल्क हो गया है? और क्या वेस्टर्न मीडिया ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध ली है? दुनिया भर के मानवाधिकारों को आंख फाड़ फाड़ कर देखने वाली वेस्टर्न मीडिया, क्या उनको ये नहीं दिख रहा? क्या अमेरिका का लोकतंत्र डूब रहा है, ये नजर नहीं आ रहा? मानवाधिकारों को कुचला जा रहा नहीं दिख रहा? बीच सड़क पर लोगों को गोली मारी जा रही नहीं दिख रहा? तो ऊपर वाला मालिक है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट खबर की। एक और करतूत बताता हूं मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप की, ये भी न्यूज से जुड़ा, जो खुलासा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की फोर्स ने जो वेनेजुएला में एक्शन के लिए पहुंची थी, उसने मादुरो की कैबिनेट को 15 मिनट का वक्त दिया था और 15 मिनट के अंदर कहा था कि सारे अमेरिकी दस्तावेज पर साइन हो जाने चाहिए, वरना डेप्यूटी प्रेसिडेंट रॉड्रिगेज के साथ साथ जितने भी कैबिनेट हैं सबको गोली मार दी जाएगी अगर अमेरिकी शर्तों को मानने से इनकार किया जाता है। और अमेरिकी शर्तों को मानने का फैसला कितने दिन में करना होगा? नहीं। कितने घंटे में करना होगा? नहीं। कितने मिनट में करना होगा? बस 15 मिनट।
एक ऑडियो लीक हुई है। उस ऑडियो के भीतर कई सीक्रेट जानकारी है जिससे अमेरिका का असली चेहरा सामने आ गया है। यानी 15 मिनट का फैसला, सीक्रेट डील और वेनेजुएला में खेल। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो फिलहाल अमेरिका की गिरफ्त में है। उन्हें 3 जनवरी की रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर वेनेजुएला से उठाकर अमेरिका लाया गया, जहां पर कई आरोप लगाए गए। इन आरोपों के आधार पर उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। इस बीच वेनेजुएला की सत्ता में उस रात क्या हुआ, इसकी परतें एक ऑडियो लीक से खुले हैं। इस ऑडियो में सत्ता के सबसे क्रूर खेल की गवाही है, या यूं कहें अमेरिका के उस चेहरे की गवाही है जो अब तक पर्दे के पीछे ही मानी जाती थी। लीक ऑडियो ने उस भयावह रात के रहस्य से पर्दा उठाया जब मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश की कमान डगमगा गई थी। उस रात सत्ता के गलियारों में अफरा तफरी थी, फोन पर धमकियां थी, समय की सुई दौड़ रही थी, सामने जीने मरने का फैसला था, सवाल था और अल्टीमेटम था। और शर्त यह थी कि अमेरिका की सारी शर्तों को मानकर अगर कैबिनेट ने 15 मिनट के भीतर दस्तावेज पर अमेरिका की शर्तों पर हस्ताक्षर नहीं किया तो सबको गोलियों से भून दिया जाएगा। यह अमेरिका का आदेश था, डोनाल्ड ट्रंप का आदेश था, जो इस ऑडियो में दावा किया गया है। आपको ऑडियो सुनवाते हैं, उसके बाद करेंगे इस ऑडियो और डोनाल्ड ट्रंप रिजीम के एक एक डॉट को कनेक्ट और समझेंगे क्या अमेरिका का असली चेहरा यही है जो इस ऑडियो में दावा किया जा रहा है। Está redefiniendo a Venezuela. Un cambio que comenzó, fíjense, con una amenaza de muerte en la mismísima cúpula del poder. Y es que todo estalla en enero de 2026. Esta grabación filtrada es clave porque revela el momento exacto. Un ultimátum a vida o muerte para las figuras más poderosas del chavismo, justo después de Nicolás Maduro. Bueno, pues vamos a profundizar en Venezuela. Si miramos la cronología es que todo pasa en cuestión de días. Una operación militar de Estados Unidos captura a Nicolás Maduro y eso lleva a que la ex vicepresidenta del... Y es cerca, Lolita, ¿no? Bueno, pues vamos a profundizar en el incidente que provocó esta nueva y, la verdad, muy frágil dinámica de poder en Venezuela. सीधे मौत का अल्टीमेटम। इस ऑडियो ने सवाल खड़ा कर दिया है, क्या यह सत्ता परिवर्तन का सही तरीका है? क्या ये वेनेजुएला को गुलाम बनाने की साजिश नहीं है? किस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराए गए? वो अमेरिकी शर्तें क्या थी जिस पर साइन लिया गया? वो भी बंदूक की नोक पर, और 15 मिनट में फैसला करने को कहा गया। तो क्या वेनेजुएला अब अमेरिका का गुलाम है? उस दस्तावेज के बारे में बहुत जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जिस दस्तावेज को कनपट्टी पर बंदूक रखकर साइन किया जाए वो दस्तावेज गुलामी का ही दस्तावेज हो सकता है। और इसके बाद आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पे खुद को वहां का एक्टिंग प्रेसिडेंट बताया था। वो खबर भी हमने आपको वर्ल्ड नाउ में दिखाई थी। क्या इस बात का जिक्र कहीं उस दस्तावेज में तो नहीं है जिसमें वहां के डेप्यूटी ने साइन किया कि डोनाल्ड ट्रंप ही एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे और इस बात पर साइन करते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं था उस वक्त उनकी कनपट्टी पर बंदूक रखे हुए थे अमेरिका ने। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद 15 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया। अमेरिकी सेना द्वारा कथित धमकियां दी गई, ब्लैकमेल किया गया और यह भी कहा गया कि मादुरो और उनकी पत्नी को जान से मार दिया गया है। रॉड्रिगेज की महीनों पुरानी गुप्त बातचीत की रिपोर्ट सामने रखी गई। ट्रांसफर ऑफ पावर का पहले से ढांचा तय बताया गया, शांति बनाए रखने और एकता की अपील की गई। अब आप खुद फैसला कीजिए कि अमेरिका जो दुनिया को लोकतंत्र का ज्ञान देता है वो दुनिया के लोकतंत्र को कैसे कुचलता है। वेनेजुएला के तत्कालीन उपराष्ट्रपति और मौजूदा अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज की कनपट्टी पर बंदूक रखी हुई थी। यह लीक ऑडियो कथित तौर पर अमेरिकी कार्रवाई के एक हफ्ते बाद हुई 2 घंटे लंबी बैठक की रिकॉर्डिंग बताई जा रही है। यह ऑडियो स्थानीय पत्रकारिता समूह ला होरा दे वेनेजुएला के हाथ लगाए। इसमें सुनाई दे रहा है कि मादुरो के हटने के बाद सरकार के बचे हुए लोग हालात संभालने और दोबारा नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रहे थे। रॉड्रिगेज ऑडियो में कहती हुई सुनाई देती है कि ऐसे हालात में सत्ता की जिम्मेदारी उठाना बेहद दर्दनाक था। साथ ही वो बताती है कि अमेरिकी बलों ने उनसे कहा था मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस जिंदा नहीं, उनको मार दिया गया है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि अगर ऐसा है तो वो भी उनके साथ उसी अंजाम के लिए तैयार हैं। वो कहती है कि वो और काबेलो भी उसी अंजाम के लिए तैयार थे।
उनकी आवाज में तनाव साफ महसूस होता है जब वो कहती हैं कि ऐसे हालात में सत्ता की जिम्मेदारी संभालना बेहद दर्दनाक होता है। इसके बावजूद वो वहां मौजूद लोगों से पेशेंस रखने, समझदारी से काम लेने और शांति बनाए रखने की अपील करती हैं। वो ये भी कहती हैं कि सबसे जरूरी चीज है एकजुट रहना। ऑडियो से ये भी साफ हो रहा है कि सरकार के अंदर बचे लोग इस बात से चिंतित थे कि कहीं उन्हें गद्दार ना कहा जाए, खासकर उन रिपोर्ट्स के बाद जिसमें दावा किया गया कि रॉड्रिगेज और उनके भाई पहले ही अमेरिका के साथ संपर्क में थे। हालांकि ऑडियो उन खबरों के तुरंत बाद ही सामने आया जिसमें कहा गया था कि रॉड्रिगेज ने सत्ता का नियंत्रण संभालने को लेकर अमेरिका के साथ चुपचाप संपर्क बनाए रखा था। रिपोर्ट के मुताबिक वो नवंबर 2025 से अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत कर रही थी और मादुरो के हटने की स्थिति में नेतृत्व संभालने के लिए तैयार थी। अमेरिका के ऑपरेशन की टाइमलाइन भी देख लीजिए। 2 जनवरी को ये ऑपरेशन शुरू किया गया और 10:46 पर राष्ट्रपति ट्रंप ने मादुरो को पकड़ने के लिए मिशन की मंजूरी दी। 3 जनवरी 2:48 दोपहर अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में हवाई हमले शुरू कर दिए। सुबह तड़के 3 बजे अमेरिकी कमांडो हेलीकॉप्टर के जरिए राष्ट्रपति भवन में उतरे। लगभग 3:30 बजे अमेरिका का ऑपरेशन खत्म हुआ। मादुरो उनकी पत्नी को हिरासत में लिया गया। 4:21 सुबह ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मादुरो को पकड़ने का ऐलान कर दिया। उसके बाद ट्रंप ने वेनेजुएला पर अमेरिका की कब्जे का ऐलान किया, क्योंकि तब तक पेपर्स में साइन हो चुके होंगे जो कि बंदूक की नोक पर कराए गए। फिर मादुरो को कुछ इस तरह से, जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बीड़ियों में कैद करके आंखों में काली पट्टी बांधकर न्यूयॉर्क लाया गया। रात लगभग 9 बजे मादुरो को न्यूयॉर्क की एमसीडी जेल भेजा गया। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कई इंटरनेशनल रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नवंबर 2025 के आसपास अमेरिकी अधिकारियों और रॉड्रिगेज के बीच गुप्त बातचीत शुरू हुई। इस दौरान जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से मादुरो से पद छोड़ने की मांग की थी। गार्जियन की एक रिपोर्ट में हवाला छापा गया है कि रॉड्रिगेज ने संकेत दिया था कि मादुरो का जाना तय है और वो उसके बाद बनने वाली किसी भी व्यवस्था के साथ काम करने के लिए तैयार है ताकि देश में अराजकता न फैले। इस बात को भी गार्जियन की एक रिपोर्ट ने कंफर्म किया था। जिस दिन मादुरो को पकड़े जाने की खबर आई उस दिन ये अफवाह भी उड़ी कि रॉड्रिगेज मॉस्को भाग गई हैं। बाद की रिपोर्ट्स में कहा गया कि उस समय मार्गरिटा द्वीपपति 5 जनवरी को काराकस लौटी और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनके भाई जॉर्ज रॉड्रिगेज ने भी सत्ता के इस बदलाव में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान मादुरो के बेटे मादुरो गुएरा भी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि ये सब एक तय योजना का हिस्सा था जिस पर महीनों से बातचीत चल रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सार्वजनिक तौर पर रॉड्रिगेज की तारीफ की और कहा कि रॉड्रिगेज उनकी मांगों के मुताबिक काम कर रही हैं। लेकिन रॉड्रिगेज का कहना है कि उन्होंने जो भी कदम उठाए हैं वो लगातार मिल रही धमकियों और दबाव की वजह से उठाने पड़े हैं। इससे पहले एक इंटरव्यू में ट्रंप ने इशारा किया था कि अगर रॉड्रिगेज सही काम नहीं करती हैं तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इतिहास और राजनीतिक विश्लेषकों मार्गरिटा लोपेज माया का मानना है कि ये कहानी रॉड्रिगेज खुद को बचाने के लिए कर रही हो, क्योंकि उनके मुताबिक मादुरो को हटाना अंदरूनी समर्थन के बिना संभव नहीं था। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद से वेनेजुएला की सरकार एक तरफ सार्वजनिक रूप से अमेरिका की आलोचना करती रही, दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन की कई मांगों को भी मानती दिखी है। मादुरो के बाद सत्ता संभालने वाली रॉड्रिगेज को ट्रंप का समर्थन मिला, खास करके तब जब वेनेजुएला के बड़े तेल भंडार तक अमेरिका की पहुंच का मुद्दा सामने आया। हाल ही में ट्रंप ने उनके नेतृत्व को बहुत मजबूत बताया और कहा कि वेनेजुएला के तेल में हिस्सेदारी मिलने के बाद अमेरिका और ज्यादा खुशहाल होने वाला है। इसके साथ ही ट्रंप ने मारिया कोरिना मचाडो से नोबेल पीस प्राइज लेने के बाद भी उन पर सार्वजनिक तौर पर विश्वास नहीं जताया। जबकि मचाडो विपक्ष की नेता रही हैं, उन्होंने ही ट्रंप से देश में सीधी कार्रवाई करने की मांग की थी। तो इसमें 2 थ्योरी है। पहली तो ये कि क्या रॉड्रिगेज खुद को बचा रही हैं या खुद की इमेज को मजबूत कर रही हैं, और दूसरी ये कि जिस डील की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं क्या वो डील बंदूक की नोक पर 15 मिनट के अंदर ही कर ली गई थी, और अगर वेनेजुएला के मिनिस्टर्स ये डील नहीं करते तो उन्हें गोली मार दी जाती। अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी, इस पर हमारी नजर रहेगी, खबर हम अब तक पहुंचाएंगे। चलिए वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं इस सदी के सबसे लंबे दौर तक चलने वाले जंग की, यानी कि रूस यूक्रेन युद्ध। रूस और यूक्रेन के बीच जंग रोकने की कोशिश को तगड़ा झटका लगा। आबू धाबी में चल रही हाई प्रोफाइल बातचीत बिना किसी डील के खत्म हो गई। इस बातचीत
कि सबसे अहम बात यह थी कि अमेरिका ने खुद मध्यस्थ की भूमिका निभाई। जगह चुनी गई अबू धाबी। एजेंडा था सीज फायर और युद्ध विराम का रोड मैप रूस और यूक्रेन के बीच में। लेकिन घंटों चली बातचीत के बाद हर बार की तरह ढाक के वही तीन पात। ना कोई समझौता, ना कोई साझा बयान और ना ही कोई युद्ध रोकने के संकेत। यानी बातचीत फिर से बेनतीजा। तस्वीरें देखिए इस बातचीत के दरमियान जो लोग वहां पर मौजूद थे। आपको फुल स्क्रीन दिखाते हैं, फिर उसके बाद आगे की पूरी कहानी। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पहली बार था जब युद्ध शुरू होने के बाद रूस, यूक्रेन, अमेरिका एक साथ बातचीत की मेज पर बैठे थे। इसी दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से रात भर लंबी बातचीत की। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने शर्त रखी कि शांति समझौते के लिए यूक्रेन को पूर्वी इलाकों से सेना हटानी होगी, जिन्हें रूस ने अवैध रूप से कब्जा किया है, लेकिन पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाया। अबू धाबी की बातचीत में क्या क्या हुआ यह भी जल्दी से जान लीजिए। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल अबू धाबी पहुंचे। अमेरिका ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। एजेंडा था सीज फायर, मानवीय गलियारे और ऊर्जा ढांचा को नुकसान ना पहुंचाया जाए। त्रिपक्षीय बैठक की शुरुआत हुई। शुरुआती बयानबाजी में शांति की उम्मीद का दावा किया गया, लेकिन अंदर खाने मतभेद साफ नजर आए। सीजफायर पर सहमति नहीं बन पाई। रूस ने सुरक्षा गारंटी की शर्त रखी। यूक्रेन ने संप्रभुता पर समझौता करने से साफ मना कर दिया। बातचीत लंबी चली, लेकिन बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई। इसलिए कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हुआ, कोई प्रेस बयान, कोई प्रेस ब्रीफ भी जारी नहीं की गई। एक अच्छी पॉजिटिव बात जो मुझे दिखी वो ये थी कि वार्ता आगे भी जारी रखने की औपचारिक सहमति बन गई। यानी फिर बैठेंगे, बात करेंगे, लेकिन मिसाइल गोले तो दागते रहेंगे। वार्ता खत्म होने के कुछ ही घंटे के बाद रूस ने कीव पर ड्रोन और मिसाइल से बहुत बड़ा हमला बोल दिया। 12 लाख घरों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई, कई लोग घायल हो गए। यूक्रेन में इस वक्त टेम्परेचर 0 से भी नीचे है और हालात बहुत गंभीर हो गए। यूक्रेन के लोग ठंड, सर्दी और बर्फबारी के बीच और सामने से युद्ध के बीच चौतरफा चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। लेकिन सवाल ये, क्या ये वार्ता सिर्फ डिप्लोमेटिक ड्रामा थी? क्या हमले पहले से तय थे या शांति की कोशिशें सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? वार्ता समाप्त होने की कुछ ही घंटों के बाद कीव पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। यूक्रेन में जंग का कहर जारी है। रूसी हमले में एक शख्स की मौत हो गई, 30 लोग घायल हो गए। करीब 12 लाख घरों में अचानक से अंधेरा छा गया। सोते शहर पर आसमान से मौत बरसने लगी। ड्रोन और मिसाइलों की बारिश होने लगी। कीव में 100 से ज्यादा ड्रोन दागे गए। कई इलाकों में जोरदार धमाके हुए। राजधानी में आग और तबाही देखी गई। माइनस तापमान में हीटिंग सिस्टम फेल होने के बाद पूरे कीव में अलर्ट जारी कर दिया गया। यानी यूक्रेन के लोग एक तरफ रूसी हमले से मरने को मजबूर हैं, तो दूसरी तरफ मौसम की मार उन्हें लाचार कर रही है। एक तरफ मेज पर शांति की बड़ी बड़ी बातें, तो दूसरी तरफ युद्ध के मैदान में आसमान से बरसती तबाही। कूटनीति के दावों के कुछ ही घंटे के बाद रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। 0 से नीचे तापमान में हजारों इमारतें हीटिंग करना बंद कर चुकी थी। ठंड, अंधेरा और डर कीव की हर रात का सच यही बन चुका है। इन हमलों का असर आम लोगों की जिंदगी पर दिख रहा है। पहले से कई इलाकों में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम क्षतिग्रस्त था, जिससे अपार्टमेंट पहले ही ठंडे हो चुके थे और अब नए हमलों ने हालात और बदतर कर दिए। यूक्रेन की प्रधानमंत्री यूलिया सिवरीडेंको ने कहा कि रूस ने राजधानी कीव के साथ साथ देश के उत्तर और पूर्व के 4 अन्य इलाकों को भी निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार तेजी से
जो इलाके नुकसान के दायरे में है वहां पर बिजली संयंत्रों को ठीक कर रही है। बिजली आयात बढ़ाया जा रहा है, वैकल्पिक ऊर्जा सोर्स को भी जोड़ा जा रहा है। इस बीच कीव के मेयर विताली क्लिचको ने बताया कि राजधानी में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 को अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। वहीं यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। यानी रूस यूक्रेन जंग एक बार फिर से बहुत खतरनाक मोड़ पर है। रूसी सीमा से महज 30 किलोमीटर दूर खार्किव एक बार फिर रूस के निशाने पर रहा। लेकिन इस बार हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं था, यह सीधा हमला था आम नागरिकों की जिंदगी पर। रूसी सेना ने इस हमले में अपनी सबसे बड़ी ताकत लगाई। KA-52M अटैक हेलीकॉप्टर आसमान से मौत बरसाते दिखे तो जमीन पर मलका स्वचालित तोपखाने ने तबाही का दायरा और बढ़ा दिया। इधर डोनबास पर भी मोर्चे लगातार सुलग रहे हैं। क्रास्नो आर्मेस के पास यूक्रेनी गढ़ों को सटीक हमलों में निशाना बनाया जा रहा है। रूसी ड्रोन ऑपरेटर्स ने जो कई ऐसे इलाके हैं ज़ेपोरिज़िया के जहां यूक्रेनी सैन्य ठिकानों और हथियारों को पूरी तरह से तबाह करने में लगे। सबसे चौंकाने वाला हमला पश्चिमी यूक्रेन के लवीव इलाके में हुआ, जो नेटो की सीमा के बेहद करीब है। सैन्य जानकार इसे रूस का सिर्फ यूक्रेन पर हमला नहीं मान रहे, बल्कि पश्चिमी देशों के लिए भी सीधा और सख्त संदेश मान रहे हैं। खार्किव से लवीव तक, ड्रोन से मिसाइल तक, रूस का साफ कर चुका है कि यह जंग अब और लंबी और खतरनाक होने वाली है। रूस का मकसद अब सिर्फ बम और मिसाइलों तक सीमित नहीं है। यह जंग अब अंधेरे की है, ठंड की है और जिंदा रहने की है। और यूक्रेन की बिजली व्यवस्था को निशाना बनाकर रूस ने एक ऐसा अटैक किया है जिससे एक तीर से 2 निशाने साधे जा रहे हैं। जनवरी तक यूक्रेन की बिजली उत्पादन क्षमता 33.7 गीगावाट से गिरकर 14 गीगावाट के निचले स्तर पर आ गई है। नतीजा यह हुआ है कि यूक्रेन के कई इलाकों में ब्लैकआउट है और माइनस में तापमान होने की वजह से ठंड का हमला भी चरम पर है। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम ठप है, अस्पताल, स्कूल, मेट्रो सब अंधेरे में है। यूक्रेन के अधिकारियों का आरोप है कि रूस जानबूझकर अमानवीयता करते हुए सर्दियों में बिजली और हीटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। इसे कहा जा रहा है विंटर एज अ वेपन, यानी रूस ने ठंड को भी हथियार बना लिया है, जैसे कि जेलेंस्की घुटने पर आ जाएं, सरेंडर कर दें, यूक्रेन दम तोड़ दें और पुतिन की जीत हो जाए। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका के मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच संयुक्त अरब अमीरात में बातचीत चल रही थी। हालांकि 2 दिन की वार्ता के बाद भी किसी समझौते के संकेत नहीं मिले। डोनबास को लेकर रूस की 2 टूक शर्त है कि डोनबास के इलाके को यूक्रेन खाली कर दे। यूक्रेन कह रहा है जमीन पर कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, इसलिए बातचीत की राह फिर से अटक गई है। युद्ध विराम की उम्मीदों को झटका लगा है। अमेरिका यूरोप की कूटनीति बेअसर साबित हो रही है। मोर्चे पर भयंकर तनाव है, आगे भी टकराव के पूरे आसार हैं। इससे पहले गुरुवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावोस में कहा था कि शांति समझौता लगभग तैयार है। उन्होंने यह भी साफ कहा कि यूक्रेन अपने किसी भी इलाके को रूस को नहीं सौंपने वाला है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमारे देश का पूर्वी हिस्सा है इलाका, यह हमारा जमीन है। उन्होंने कहा कि मसला देश के पूर्वी हिस्से और जमीन से जुड़ा है और जो मसला जमीन से जुड़ा होता है उस पर कोई समझौता नहीं होगा। यह देश की संप्रभुता का मामला है। यानी 2 दिन की बातचीत के बाद नतीजा सिफर रहा। अब जंग में कौन जीता है कौन नहीं, इसका तो पता तब चलेगा जब जंग खत्म होगी। यहां तो तबाही के आंकड़े लगा पाना या जमा कर पाना अब नामुमकिन सा होता जा रहा है। अबू धाबी में शांति की उम्मीद तो जगी थी, लेकिन अब वो उम्मीद भी धराशायी हो गई है। तो क्या अमेरिका की मध्यस्थता सिर्फ औपचारिक थी? क्या रूस और यूक्रेन सच में जंग रोकना चाहते हैं, या फिर युद्ध दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए अब रणनीतिक शतरंज बन चुका है? इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, आगे भी आपको बताएंगे जंग का रुख क्या रहा। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने चीन और अमेरिका जैसे सुपर इकोनॉमी पावर को भी हिला कर रख दिया है। हालत खराब है इस वक्त अमेरिका की और चाइना की। वजह जानते हैं क्या है? वजह है
भारत और ईयू के बीच मदर ऑफ ऑल डील। यूरोपीय संघ की प्रेसिडेंट, ईयू प्रेसिडेंट रिपब्लिक डे के मौके पर भारत पहुंच चुकी हैं। भारत और ईयू के बीच सबसे बड़ी ट्रेड डील होने जा रही है। ये देखिए तस्वीरें उर्सुला वॉन डेर की, जो इस वक्त भारत में मौजूद है और उनका बहुत जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उर्सुला वॉन डेर जो ईयू की प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने ऐलान किया था कि वो भारत के साथ बहुत बड़ी डील करने जा रही हैं। और उर्सुला वॉन डेर के साथ साथ कई इंपॉर्टेंट ईयू लीडर्स भी भारत के दौरे पर आ चुके हैं। और आपको बता दें, उर्सुला वॉन डेर गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि हैं 2026 26 जनवरी। उर्सुला वॉन डेर और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा दोनों दिल्ली में हैं। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान यूरोपीय नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। पहला मौका है जब ईयू के शीर्ष नेतृत्व को संयुक्त रूप से भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उर्सुला वॉन डेर भारत पहुंची हैं और उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया है। ईयू और भारत के बीच ये शिखर सम्मेलन दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिक पावर हाउसेस की नींद उड़ा रही है। दुनिया जंग, मंदी और सप्लाई चेन की टूट फूट से जूझ रही है और इस बीच भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच एक समझौता आकार ले रहा है, जिसे कूटनीति की भाषा में कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स। क्यों कहा जा रहा है इसे मदर ऑफ ऑल डील्स, जिसे खुद ईयू प्रेसिडेंट ने कहा है? इसे कहते हैं ट्रेड का मेगा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि 27 देशों का ईयू प्लस भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार दायरा है। पूरी दुनिया की जीडीपी का ले लें तो ये दोनों मिलकर, मतलब दो देश मिलकर, यूरोपीय संघ और भारत मिलकर 25% का स्टेक अपने पास रखते हैं पूरी दुनिया के जीडीपी के मुकाबले। वस्तु व्यापार 137 अरब डॉलर का है, सेवा व्यापार 50 अरब डॉलर का है। अगले 10 साल में ट्रेड को 200 से 250 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है, जिसमें जो डील होगी उसमें टैरिफ कट, निवेश बूस्ट, टेक ट्रांसफर तीनों एक साथ, फिर फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, निवेश सुरक्षा और सप्लाई चेन का पैकेज भी होगा। भारत को क्या मिलेगा? भारत को टेक्सटाइल, ऑटो, फार्मा, आईटी को ईयू बाजार में आसान एंट्री मिलेगी। आईटी डिजिटल सर्विसेज के लिए नियमों में सहूलियत मिलेगी। ग्रीन टेक, सेमीकंडक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट निवेश मिलेगा। एक्सपोर्ट ग्रोथ मिलेगा और रोजगार मिलेगा। ईयू को क्या फायदा होगा? भारत का स्किल्ड मैन पावर और सबसे बड़ा बाजार, सबसे फास्टेस्ट जीडीपी का सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईवीज, रिन्यूएबल्स में बहुत बड़ा मौका, चीन पर डिपेंडेंसी कम करने का भरोसेमंद विकल्प और दुनिया में एक भरोसेमंद साथी जो हमेशा तटस्थ रहता है, जिसकी नीति वक्त के साथ नहीं बदलती, क्योंकि भारत अपनी नीति पर चलता है। भारत ईयू डील इज इक्वल टू इकोनॉमी प्लस जियो पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक। चीन के वर्चस्व का तोड़ और दुनिया की सबसे मजबूत दोस्ती की दीवार, जो भारत हमेशा निभाता है। और अमेरिका को जवाब, सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि अमेरिका के बगैर दुनिया नहीं चल सकती, लेकिन भारत ने वो कर दिखाया है जिस पर दुनिया चल रही है। यह समझौता अपने आकार और प्रभाव के कारण मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। यह दुनिया के सबसे बड़े सिंगल मार्केट ईयू और सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को जोड़ता है। मौजूदा 137 अरब डॉलर के वस्तु व्यापार
और 50 अरब डॉलर से अधिक के सेवा व्यापार को मिलाकर अगले एक दशक में कुल व्यापार को 250 अरब डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। केवल मौजूदा क्षमताओं के आधार पर ही भारत को ईयू में 10 से 11 अरब डॉलर के अतिरिक्त निर्यात का अवसर मिल सकता है। 2007 में शुरू हुई वार्ताएं 2013 में टैरिफ, बौद्धिक संपदा अधिकार, सतत विकास मानकों जैसे कार्बन बॉर्डर टैक्स और कृषि डेयरी बाजार तक पहुंच जैसे कई मुद्दों पर बात अटक गई थी। लेकिन कोविड-19 के बाद बदली वैश्विक सप्लाई चेन और भू राजनीतिक तनाव के बीच 2022 में एक बार फिर से बातचीत शुरू हुई और अब जब डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड रिजीम में आए हैं और दुनिया भर के देशों को अपने टैरिफ से डरा रहे हैं, अपने बाजार का एक्सेस कम कर रहे हैं, तब ये डील आकार ले रही है और ये उभरते भारत की जरूरत भी है। तो आज दुनिया को भारत की भी उतनी ही आवश्यकता है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, इस डील पर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।